आर वी आर वंदे भारत माता की। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल हैं आप सभी के? राधे राधे, राम राम। हाँ जी, पूनम, सीमा, लिजेंड, स्वाति, दीपक, अरविंद, बंटी, अजय और आरती, कैलाश, नेहा, अंकित, विशाल, नमन, सीमा, बहुत सारे लोग हैं। क्या हाल हैं आप सबके? एकदम मस्त हो? हम्म। दो क्लासेस सेम टाइम पर चल रही है, बिल्कुल। हम आपको उसका रीजन समझाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। विपिन, गिरिराज, हर्ष, नितिन, जतिन, सीता, अशोक, हार्दिक, राज, प्रदीप, कुलदीप, अमित, गोविंद, टप्पू। चलो भाई, बस इतने ही नाम ले पाएंगे। बहुत तीव्र गति के साथ आपके नाम बढ़ रहे हैं। देखिए, पहले तो आपको हम ये समझा दें कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज से ये जो क्लास चल रही है, ये मैथ्स फाउंडेशन की क्लास है ना, पार्ट ऑफ मैथ्स फाउंडेशन है। तो आपने अगर अभी हमने क्या सुविधा दी है आपको कि आप अगर व्यापम का कोई कोर्स खरीदते हैं या फिर एसएससी का कोई कोर्स खरीदते हैं तो मैथ्स फाउंडेशन आपको उसके साथ फ्री मिल रहा है ना। तो ये जो मैं फिलहाल क्लास ले रहा हूं, ये मैथ्स फाउंडेशन की क्लास है। और यहां पे आज से नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और आप कह सकते हैं कि आज से हम एडवांस मैथ्स शुरू कर रहे हैं। तो पहले इस मैथ्स फाउंडेशन के बैच में एडवांस मैथ्स पूरा लगेगा, उसके बाद फिर अरिथमेटिक स्टार्ट होगा, है ना। तो आपकी जिनकी दो दो कक्षाएं चल रही हैं, क्योंकि आपने मान लीजिए एसएससी का कोर्स खरीदा तो एसएससी की भी कोई सी क्लास 10 से 11 होगी और ये मैथ्स फाउंडेशन की भी क्लास 10 से 11 है। आपने व्यापम का कोई कोर्स खरीदा, एसआई, कांस्टेबल या कुछ भी, तो उसकी भी 10 से 11 क्लास है और ये भी 10 से 11 क्लास है। तो ये मैथ्स फाउंडेशन की क्लास और कोई एक क्लास आपकी एक टाइम पे आएगी। तो आप कोई एक क्लास देखिए और एक को आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे, है ना। क्योंकि इसी समय ऑफलाइन टू ऑनलाइन भी चल रहा है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी कोई क्लास चल रही होगी। और ये भी, ये ओनली लाइव है, मतलब ये ओनली फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडियो है, ये ओनली लाइव क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम नहीं है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम की क्लास 1 बजे मिलेगी, लेकिन आपको वो उसी कोर्स में मिलेगी, है ना। तो आप कोई भी एक क्लास देख सकते हैं। चलो, बहुत धुआंधार शानदार तरीके से हम आज की अपनी क्लास को शुरू करेंगे। काफी सारी चीजें, बहुत अच्छी अच्छी बातें यहां पे समझेंगे, है ना। ये वाली क्लास लाइव फ्रॉम क्लासरूम नहीं है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम वाली क्लास 1 बजे रहेगी, लेकिन वो रहेगी किसके अंदर? वो रहेगी आपके व्यापम या जो भी आपने कोर्स लिए उसमें। मैथ्स फाउंडेशन ओनली ऑनलाइन क्लास है, ठीक है। और सब चीजें आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगी। माय कोर्सेज में आप जाएंगे, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाएगा। माय कोर्सेज के अंदर आपने जो कोर्स लिया है उसमें देखेंगे तो आपको सारा रिकॉर्डेड बैच प्लस हर होने वाली लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग सब उसके अंदर आपको मिलेगी। आज से एडवांस मैथ्स स्टार्ट होगा। ये क्लास भी रिकॉर्डेड मिलेगी। एप्लीकेशन पर ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास की जितनी भी क्लास विनर्स में होती हैं, हर क्लास रिकॉर्डेड आपको बाद में मिलती है, तो आप उसको कभी भी देख सकते हो, ठीक है। हाँ, अच्छा लगा हिंदी इंग्लिश में? चलो, आइए भाई, करते हैं शुरुआत। अब मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन बस ये करूंगा कि अगले 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, जितना भी समय हमारे पास है उसमें हम केवल पढ़ाई करें। आप कोई भी बैच की बात, ये कोर्स वो कोर्स, किसी प्रकार की बात ना करें। आप सिर्फ मुझे पढ़ाने दें और आप भी सिर्फ पढ़िए। और मेरा हमेशा सजेशन होता है कि आप फुल स्क्रीन पे पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं आएगा और आपको लगेगा कि मैं आपको ही अकेला बस पढ़ा रहा हूं, पर्सनल आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसी फील आएगी, है ना। तो अगले 45 मिनट 50 मिनट हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। तो आपसे निवेदन है, फुल स्क्रीन करिए और सिर्फ पढ़ाई करिए, कोई कमेंट मत करिए इधर उधर का, सिर्फ पढ़ाई करिए आप, मजा आएगा आपको भी। फिर आखिरी के 5 मिनट में हम थोड़ी सी बात कर लेंगे, है ना। अभी हम सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं एडवांस में। नंबर सिस्टम के बाद हम पढ़ेंगे
एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्ट्स एंड इंडाइसेस, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, फिर एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारे चैप्टर्स हमारे रहेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फिर अरिथमेटिक स्टार्ट होगा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोर्ड एंड स्ट्रीम, ये सब चीजें फिर उसके बाद आएगी। ठीक है, चलो। तो नंबर सिस्टम में काफी सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा उन सब चीजों के बारे में बताता हूं, थोड़ा सा आप उन सब चीजों को समझेंगे। यहां पे शायद वो गायब हो गया है। नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं। ये चैप्टर आप समझिए कि अपने आप में ये 14 से 15 चैप्टर्स के इक्वल है। नंबर सिस्टम नाम बहुत छोटा है, लेकिन ये अपने आप में 14 से 15 चैप्टर्स के बराबर है। क्योंकि आज हम जैसे सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स, कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, शेषफल प्रमेय, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, फिर फैक्टर्स यानी गुणनखंड से जुड़े हुए प्रश्न पढ़ेंगे। इसके बाद एक होता है भाजक, भागफल, शेषफल, है ना, डिविडेंड, कोशेंट, डिवाइजर, इनसे रिलेटेड प्रश्न हम पढ़ेंगे। कई सारी मिसलिनियस और मिक्स चीजें भी आएंगी, वो भी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। मतलब 14 से 15 पॉइंट्स है, सब चीजें आपको मैं पूरा बताऊंगा। तो काफी बड़ा चैप्टर है। पिछली बार भी लगभग मैंने इसको करीबन 20 क्लासेस में पढ़ाया था। हो सकता है कि ये चैप्टर 15 से 20 दिन तक चले, उससे ज्यादा भी चल सकता है ना। सबसे बड़ा चैप्टर है, बहुत प्रकार के प्रश्न हैं, और आप समझ लीजिए कि अगर ये 14-15 चैप्टर्स के बराबर है तो कितनी चीजें इसके अंतर्गत आती होंगी, है ना। तो काफी बड़ा है, लेकिन हर दिन कुछ नया नया हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नंबर्स के साथ, कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। इनके साथ आज की हमारी जो क्लास है वो शुरू होगी, टाइप्स ऑफ नंबर्स के साथ। तो फुल स्क्रीन करिए, ध्यान से आने वाले 15 से 20 मिनट टाइप्स ऑफ नंबर्स को ध्यान से समझें। फिर हम उसके बाद कुछ फैक्ट चीजें भी देखेंगे। उसके बाद आज हो सकता है कि हम यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक से जुड़े हुए प्रश्न भी शुरू कर दें। ठीक है अरविंद, कोई कूपन कोड नहीं है अलग से, जो है वही है फीस वहां पे। चलो कमेंट्स बंद करें और अब यहां ध्यान दें। देखिए सबसे पहले हम सीख रहे हैं कि भाई संख्याएं कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे उनका क्लासिफिकेशन है। बहुत काम की चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, है ना। संख्याएं 3 प्रकार में बटी हुई हैं। पहला है वास्तविक संख्याएं, जिन्हें हम बोलते हैं रियल नंबर्स। दूसरा है काल्पनिक संख्याएं, जिन्हें हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। और तीसरा होता है मिश्रित संख्याएं, जिन्हें हम बोलते हैं मिक्स्ड नंबर। अगर हम अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की बात करें, किसी भी एग्जाम की हम कॉम्पिटिटिव बात करें, तो काल्पनिक संख्या और मिश्रित संख्या इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। ये हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें केवल और केवल अगर पढ़ना है तो वो क्या है, रियल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, हर वो संख्या जिसे आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। हर वो संख्या जिसे आप संख्या रेखा, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं नंबर लाइन, जिसको आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जिनको याद नहीं है कि स्कूल में आपने संख्या रेखा पढ़ी थी, मैं आपको बता रहा हूं, है ना। हाँ, हर वो संख्या जिन्हें आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। आगे बढ़े, काल्पनिक संख्याएं क्या होती है भाई, ये वो संख्याएं जो वास्तव में है नहीं लेकिन एक कल्पना की गई है। हालांकि ये संख्याएं भी एक काल्पनिक है, बट ये हमारी डे टू डे लाइफ में यूज आती है, व्यवहारिक है, तो वो सब रियल नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 ये सब हो गई। काल्पनिक संख्याएं क्या होगी, जैसे आपने कभी ऐसी कोई संख्या अपने व्यवहारिक जीवन में यूज करी है क्या, -1 के ऊपर अंडर रूट, ऐसी कोई संख्या हम यूज नहीं करते, लेकिन मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं आयोटा, IOTA। फुल फॉर्म इसका क्या होता है, IOTA, इसको बोलते हैं आयोटा। अब ये काल्पनिक संख्या है। अगर आप मेडिकल इंजीनियरिंग वाली फील्ड में जाते, IIT JEE की तैयारी करते, तो फिर वहां पे इस लेवल का भी मैथ्स आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये हमारे इस कंपटीशन एग्जाम्स में नहीं है।
मिश्रित संख्याएं क्या हो जाएंगी? दो इन दोनों से मिक्स होके बन जाए। भाई मैंने कहा 5 प्लस आयोटा, अब ये क्या है? ये मिश्रित संख्या है। 5 क्या है? वास्तविक संख्या। आई क्या है? काल्पनिक संख्या। और अगर दोनों जुड़ गए तो क्या बन गया? मिश्रित संख्या, है ना। बस इतना इनको समझें और अब हम इसकी गहराई में जाएंगे और सिर्फ वास्तविक संख्याएं यानी जो रियल नंबर्स हैं, हम सिर्फ इनकी ही बात करने वाले हैं आज पूरे सेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वास्तविक संख्याएं जो हैं उनके कैसे कैसे क्लासिफिकेशंस है, बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आप में से जिन लोगों ने पहली बार इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हो या मुझसे आप पहली बार पढ़ रहे हो, आप बोलोगे सर कितनी सारी चीजें जो हमें आज तक पता ही नहीं थी। आज बहुत सारी नई चीजें आप सीखेंगे अगर इस चैप्टर को आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो, या मुझसे आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो। देखिए अगर हम आगे बात करें तो यहां पे हमें काल्पनिक संख्याएं दो हिस्सों में बटा हुआ दिखेगा। एक होता है पूर्णांक जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स, और एक होता है दशमलव जिसको बोलते हैं डेसिमल। तो हम आ गए वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या के अंदर पूर्णांक, और अब पूर्णांक की गहराई में हम जा रहे हैं। फिर दशमलव के अंदर भी हिस्से हैं, उनको बाद में देखेंगे। तो पहले पूर्णांक को समझते हैं। पूर्णांक क्या है? आपको याद है हम एक नंबर लाइन स्कूल में ऐसी बनाया करते थे। इधर प्लस होता था, इसको हम कहते थे +1, फिर इसको कहते थे +2, और ये अनंत तक जाएगा। इसको कहेंगे -1, इसको कहेंगे -2, और ये भी अनंत तक जाएगा। इसी को बोलते हैं नंबर लाइन, संख्या रेखा। हर संख्या जिसे आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, है ना, वो आपकी क्या हो जाएंगे? पूर्णांक के अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। अब ये भी 3 प्रकार के हैं। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो बीचों बीच आपको 0 दिखाई दे रहा होगा। बीचों बीच क्या दिख रहा है? 0। इधर जाओगे तो संख्याएं माइनस में है, इधर जाओगे तो संख्याएं प्लस में है, हाँ या ना। हर एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे हैं। मैथ्स फाउंडेशन आपको जो मिला है ये हर एग्जाम के लिए, आप तो पढ़ने पे ध्यान लगाओ, है ना। तो इधर अगर जाओगे तो माइनस होगा, इधर अंत कहीं नहीं होगा, माइनस इनफाइनाइट। इसको आप चाहें तो माइनस इनफाइनाइट बोल सकते हैं, और इसको आप प्लस इनफाइनाइट बोल सकते हैं, यानी दोनों तरफ अंत जो है नहीं है ना। अब आप देखेंगे तो बीचों बीच में शून्य है। तो पूर्णांक जो होते हैं इन्हें हम इंटीजर्स बोलते हैं। प्लस, माइनस, 0, ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं, यानी इंटीजर्स कहलाते हैं। तो अब ये 3 हिस्सों में बढ़ गए। भाई बीचों बीच क्या आया? 0। 0 के इस तरफ जितनी संख्याएं आएंगी उन्हें कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 के इस तरफ जितनी संख्याएं आएंगी उन्हें क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। बात समझ में आ रही है आपको, है ना। ऋणात्मक, धनात्मक, बीच में न्यूट्रल यानी 0। ये आपका 0 है। इधर सारे माइनस, इधर सारे प्लस, ये सब क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? अपने दिमाग में आप प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रहे हो। हमने सबसे पहले शुरुआत करी कि भैया संख्याएं, तो संख्याओं के अंदर 3 प्रकार थे। उसमें हम गए वास्तविक संख्या, फिर वास्तविक संख्या के अंदर गए पूर्णांक, पूर्णांक के अंदर अगर हम गए तो अभी तक 3 हिस्सों में हमने बात करी। अब इसके और अंदर जाने वाले हैं, है ना। अभी दशमलव को छेड़ नहीं रहे हम, उसको बाद में देखेंगे। अभी हम इसके और अंदर जा रहे हैं। तो इसके अंदर 4 चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। ये चारों चीजें जो हैं ये इंटीजर्स का ही पार्ट है, पूर्णांक का ही हिस्सा है। प्राकृत संख्या आप बचपन से सुन रहे हैं, पूर्ण संख्या बचपन से सुन रहे हैं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, ये तो भैया बहुत काम की चीजें हैं। मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं शुरू होती हैं 1 से, वो भी प्लस, मतलब ये सारी धनात्मक संख्याएं होंगी। ये सारी कौन सी संख्याएं हैं? ये सारी धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। माइनस का यहां पे कोई भी आने वाला नहीं है, ठीक है। चल तो यहां पे देखिए प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 3 हो गया, और ऐसे करते करते मैं अनंत तक जाऊंगा। तो इन्हें कहेंगे प्राकृत संख्या, इन इंग्लिश नेचुरल नंबर्स, है ना। नेचुरल नंबर में, प्राकृत संख्या में कभी भी शून्य नहीं आता। लेकिन अगर मैंने कहा पूर्ण संख्या, होल नंबर, तो यहां 0 इंक्लूड होगा। तो 0, 1, 2 सब पॉजिटिव है, 3, 4 से लेकर अनंत तक। क्या आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया? है ना। प्राकृत संख्याएं 1 से
इनफाइनाइट, प्लस में पॉजिटिव, एक से लेकर अनंत तक, लेकिन पूर्ण संख्या में केवल जीरो और काउंट होता है। तो जीरो से अनंत जाओगे तो वो होल नंबर्स कहलाएंगे, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। एक से अनंत तक जाओगे तो वो आपकी प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी, नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। बात समझ आई आपके? बस इतना डिफरेंस है। इनसे आगे कैसे प्रश्न आते हैं, क्या है, सब बातें आगे करेंगे, सब चीज मैं आपको सिखाऊंगा, उसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें। अभाज्य संख्याएं या जिसको हम कहते हैं रूढ़ संख्याएं, रूढ़ शब्द भी बोला जाता है, अभाज्य भी होता है। परीक्षा में कई बार अभाज्य ना यूज करके रूढ़ शब्द का यूज करते हैं। इन इंग्लिश दिस इज नोन एज प्राइम नंबर। नाउ व्हाट इज प्राइम नंबर? देखो, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो आपको पता है क्या है, 2 है। उसके बाद क्या है, 3 है। फिर क्या है, 5। फिर क्या है, 7। फिर क्या है, 11। फिर क्या है, 13। फिर क्या है, 17। फिर क्या है, 19। और ये चलता जाएगा। अब कई लोग बोलेंगे सर क्या प्राइम नंबर्स विषम संख्याएं होती हैं? नहीं, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स यानी ऐसी संख्याएं जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग ना जाए। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिसमें किसी भी दूसरी संख्या का भाग ना जाए। भाई मुझे बताओ कि क्या 11 में किसी संख्या का भाग जाता है? एक की बात मत करो, एक को छोड़ दो। मैं भी आपको बता रहा हूं कि एक क्यों नहीं यहां पे लिखा है, उसका प्रूफ भी मैं आपको दूंगा, एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। अभी जो मैं आपसे बोल रहा हूं बस उसको ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा कि हर वो संख्या जो किसी और संख्या से विभाजित ही ना हो, एक को छोड़कर। 13 में किसी का भाग जा सकता है, किसी का नहीं जा सकता। 17 में किसी का भाग जा सकता है, भाई खुद 17 का जाएगा या 1 का जाएगा। इसके अलावा दुनिया में कोई संख्या नहीं है जो 17 में भाग दे दे पूरा पूरा, है ना। तो वो संख्याएं जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता उन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। इसके अलावा जितनी संख्याएं बची है ना, वो सब संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स। अब क्या बचा भैया? तो सबसे छोटा नंबर आता है 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 15, फिर 18 और ये अनंत तक जाएगा, है ना। एक दोनों में नहीं आता। एक को ना प्राइम माना जाता है ना एक को कंपोजिट माना जाता है। एक ना अभाज्य है ना एक भाज्य है। रीजन मैं आपको भी थोड़ी देर में बता रहा हूं कि एक दोनों में शामिल क्यों नहीं है। बात समझ में आई आपके? 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक आने वाली जो संख्याएं हैं वो सब क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर्स। अगर 0 शामिल कर लें तो वो सब क्या कहलाती हैं? होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिसमें खुद का या एक का भाग जाए, इसके अलावा दुनिया की किसी संख्या का भाग ना जाए, जो किसी से डिवाइड ना होती हो, नोन एज प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। उसके अलावा जितनी संख्याएं बची वो सब क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। अच्छा, आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आंसर आएगा 2, है ना। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो उसका आंसर आएगा इनफाइनाइट। कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4, है ना। अच्छा, 2 एकमात्र सम संख्या है अभाज्य संख्याओं में, ओनली इवन नंबर। इसके बाद कभी कोई इवन नंबर नहीं आएगा। 2 पहला, आखिरी, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, एकमात्र सम संख्या है, सिंगल इवन नंबर है। इसके आगे जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब विषम आएंगे। कारण, इसके आगे अगर और कोई सम संख्या आ गई तो उसमें 2 का भाग तो जाएगा ही ना। हर सम संख्या में 2 का भाग तो जाएगा, हर इवन नंबर में 2 का भाग तो जाएगा, तो इसलिए कोई और इवन नंबर आगे नहीं होगा। 2 में किसी और का भाग नहीं जाएगा, लेकिन आगे कोई भी इवन नंबर आ गया तो उसमें 2 का भाग चला जाएगा। इसलिए 2 को हम क्या कहते हैं कि ये एकमात्र सम संख्या है। इसके आगे जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब के सब क्या होंगे? विषम होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। बात ओके है? क्लियर है आपको यहां तक? अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में यह अभाज्य भाज्य का कंसेप्ट आया कहां से और क्यों एक को दोनों में नहीं रखा जाता है, या किसी संख्या को इनका हिस्सा बनना है तो इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है, वो मैं आपको बताता हूं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अभाज्य संख्याओं का कहना है कि सर हमारे परिवार में
वही जुड़ सकता है जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो सर, वो हमारा हिस्सा बन सकता है। तो भाई हमने कहा कि अच्छा बताओ जरा 2 का क्या होगा, तो देखो 2 में 1 का भाग जाता है, 2 में 2 का भाग जाता है। फिर हमने कहा अच्छा चलो तुमने 19 को भी तो लिया था, तो 19 में 1 का भाग जाता है, 19 में 19 का भाग जाता है। फिर हमने कहा कि भाई क्या 29 भी हो सकता है क्या, तो ये बोलेंगे हाँ सर 29 भी हो सकता है, क्योंकि उसमें 1 और 29 का ही भाग जाएगा। आप इनमें से कोई भी संख्या ले लेना, उसके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, सिर्फ 2 संख्याएं होंगी जिसमें उनका भाग जाएगा। तो इन्होंने कहा कि सर हमारे परिवार में अगर किसी को आना है तो उसके 2 फैक्टर्स होने ही चाहिए, 2 से कम भी नहीं चलेंगे, 2 से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए सर। तो हमारा जो 1 वाला भाई है ये गया, इसने इनसे कहा कि मुझे तुम्हारे परिवार में ले लो, तो इन्होंने कहा 2 फैक्टर्स दो, तो इसने कहा 2 तो नहीं है, मैं तो खुद एक ही हूं, तो इन्होंने कहा सॉरी तुम्हें हम अपने परिवार में नहीं ले सकते। तो एक इस कारण जो है इनके परिवार में नहीं आता, क्योंकि जिनके 2 फैक्टर्स होंगे, एक में 1 का ही भाग जाएगा और किसका जाएगा, तो इसलिए वो इनके परिवार में नहीं आ सकता। फिर वो गया इधर कि इनसे कहा कि मुझे तुम अपने परिवार में ले लो, तो इन्होंने कहा कि भैया हमारे परिवार की शर्तें और अलग है, हमारे में मिनिमम 3 फैक्टर्स होना चाहिए, मिनिमम 3 फैक्टर्स होना चाहिए, और मैक्सिमम कितने भी चलेंगे। अगर तुम्हें हमारे परिवार में आना है तो तुम्हारे पास 3 फैक्टर्स होने चाहिए। तो एक ने बोला कि सिद्ध करके बताओ, तो इन्होंने कहा ये लो, ये देखो 4, 4 में 1 का भाग भी जाता है, 4 में 2 का भाग भी जाता है, 4 में 4 का भाग भी जाता है। फिर उसने कहा कि अच्छा 12 का बताओ, तो 12 ने कहा कि भैया 1 का भाग भी जाएगा, 2 का भाग भी जाएगा, 3 का भाग भी जाएगा, 4 का भाग भी जाएगा, 6 का भाग भी जाएगा, और खुद 12 का भाग भी जाएगा। मैंने क्या शब्द का प्रयोग करा, मिनिमम 3, कम से कम 3 होना चाहिए, 3 से ज्यादा भी होगा तो चलेगा, मिनिमम 3 होना चाहिए, है ना। तो कम से कम 3 फैक्टर्स होने चाहिए, और 3 से ज्यादा होगा तो चलेगा। फिर एक से बोला कि अब तुम बताओ तुम्हारे पास कितने फैक्टर हैं, तो एक ने कहा मेरे पास तो 1 ही है, तो इन्होंने भी बोल दिया सॉरी नहीं हो पाएगा, हमें कम से कम 3 चाहिए। तो एक बेचारा इन दोनों परिवारों का हिस्सा नहीं बन सका। क्या आपको लॉजिक समझ में आया, कारण समझ में आया, क्लियर? ऐसे भाज्य और अभाज्य संख्याएं बनी, है ना। अच्छा, आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में बता देता हूं। आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक हम क्या कर रहे हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कितनी भाज्य संख्याएं होंगी, कितनी अभाज्य होंगी, मैं उनके बारे में बता रहा हूं। तो 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपका आंसर आएगा 15। 1 से लेकर 50 तक कितनी, अच्छा अभाज्य संख्याओं को निकालने का कोई फॉर्मूला, कोई सूत्र नहीं है, है ना, यह हमेशा मैन्युअली काउंट करना पड़ता है। फिर अगला कि 51 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आंसर आएगा 10। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 25। ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, 15, 1 से 100 तक कितनी है, तो 25, 50 से 100 तक कितनी है, तो 10, ये याद रखिएगा, है ना। अच्छा, 1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो याद रखिएगा 46। 1 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो याद रखिएगा 46, ठीक है। और 1 से लेकर 1000 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो याद रखिएगा 168। तो ये 2 फैक्ट्स और याद रखिएगा, इनको आपको सिंपल याद रखना है, रट्टा मारना है। और आपको एक और बहुत काम की बात बता रहा हूं कि हर अभाज्य संख्या 6 के +-1 के फॉर्म में होती है। हर अभाज्य संख्या 6 के +-1 के फॉर्म में होती है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बला है, 6 के +-1 का फॉर्म क्या है, तो ध्यान से सुनना। कोई भी अभाज्य संख्या ले लो, अगर आप k की वैल्यू 1 रख दोगे, अगर आप k की वैल्यू 1 रख दोगे,
तो देखो 6 इंटू 1 6, 6 में से एक गया तो 5 आएगा, 6 में एक जुड़ा तो 7 आ गया। अच्छा, इसमें बस दो संख्याएं नहीं आ पाएंगी और वो है आपकी शुरुआत की 2 और 3। 2 और 3 को छोड़ के हर अभाज्य संख्या 6 के प्लस या माइनस 1 में आएगी। आपने सोचा कि सर के की वैल्यू 2 रख दें क्या, तो रख दो। 6 दूनी 12, 12 में से एक गया तो 11, 12 में एक जुड़ा तो 13। आप कोई भी के की वैल्यू रख देना 6 के प्लस या माइनस 1 में, वो हमेशा आपको एक अभाज्य संख्या ही देगा। क्लियर है बात? तो इसलिए कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है ऑप्शन में कि हर अभाज्य संख्या 2 और 3 को छोड़कर आने वाली सभी अभाज्य संख्याएं हमेशा किस फॉर्म में होती है। फिर ऐसे 4 ऑप्शन देंगे तो आंसर आएगा 6 के प्लस या माइनस 1। के की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख दो, वो हमेशा जो भी रखोगे वो कोई ना कोई अभाज्य संख्या ही आपको देकर जाएगा। ठीक है, करेक्ट। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई है ना? तो अभी तक हमने क्या चर्चा कर ली, एक बार फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत करी कि भैया संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उसके अंदर हम वास्तविक संख्याओं में गए, फिर वास्तविक संख्या के अंदर इंटीजर्स में गए, फिर इंटीजर्स में ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक देखा, फिर हमने शून्य और धनात्मक को पकड़ा तो उनके अंतर्गत नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स आ गए। फिर हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो अभाज्य संख्याएं हैं इनको काफी डिटेल में देखा, कितनी कितनी होती हैं, फिक्स फॉर्म क्या होता है और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, और एक इन दोनों में क्यों नहीं आता है, वो सब मैंने आपको कारण बताया। तो एक दोनों से भगा दिया गया, उसको दोनों ने एक्सेप्ट नहीं करा। अब एक और बहुत काम की बात है, ये बहुत जगह आपको यूज में आनी है, जिसका नाम है को प्राइम नंबर्स, जिसे हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये नाम इसका जो रखा गया ना, इस कारण ये आपको ज्यादा कंफ्यूज करता है। आपको यहां दिखता है सह अभाज्य संख्या, और यहां आप जो अभाज्य शब्द दिख रहा है इससे आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि ये जो अभाज्य शब्द का प्रयोग इन्होंने करा है ना, इससे कंफ्यूज मत होना, कोई मतलब का नहीं है। नाम सह अभाज्य रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल अभाज्य संख्याएं लेनी है, भाज्य अभाज्य सब चलेगा, कुछ भी ले सकते हैं, कहीं कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं, लेकिन इसके पहले मुझे आपको यह समझाना पड़ेगा कि एचसीएफ क्या होता है। ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, या ऐसी संख्याएं जिनमें ओनली सिर्फ एक कॉमन हो, यह इसकी परिभाषा है। ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, या जिसमें सिर्फ एक कॉमन हो, दोनों का मतलब एक ही है, उन्हें बोलते हैं हम को प्राइम नंबर्स, है ना? अब आप बोलोगे सर कैसे, कुछ एग्जाम्पल दो। तो मैंने कहा 2 और 3, क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं? यस। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक कॉमन निकले या सिर्फ एक का ही भाग दे सके। आप एक के अलावा इसमें किसी और संख्या का भाग दे सकते हैं क्या, जिसमें दोनों का भाग चला जाए? भाई उदाहरण के तौर पे मैंने कहा कि चलो मैं ले लेता हूं 14 और 22, क्या 14 और 22 को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं? तो आपका आंसर आएगा नहीं। क्यों? सिर्फ एक का भाग जाना चाहिए या सिर्फ एक कॉमन होना चाहिए, लेकिन यहां तो 2 का भाग जा सकता है ना? इन दोनों में एक का भाग भी जा सकता है, 2 का भाग भी जा सकता है, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। अच्छा, क्या 14 और 23 को प्राइम हो सकते हैं? हां, क्योंकि इनमें सिर्फ एक का भाग जाएगा, या इनका एचसीएफ 1 होगा, या इनमें एक ही कॉमन निकलेगा। एक कॉमन निकलने का मतलब भी हम आपको और गहराई में बता देते हैं। भाई अगर मैं 14 के गुणनखंड करूं तो 14 बना है, 14 का क्या हो सकता है? 1 गुणा 2 गुणा 7। 23 क्या हो सकता है? 23 हो सकता है 1 गुणा 23। तो दोनों में कॉमन क्या निकला मेरे भाई? दोनों में कॉमन निकला 1। अब तुम इधर आ जाओ,
14 के टुकड़े करो तो 1, 2 और 7। 22 के टुकड़े करो तो 22 के टुकड़े होंगे 1, 2 और 11। तो इनमें 1 भी कॉमन है, इनमें 2 भी कॉमन है। ये गलत है। केवल क्या होना चाहिए, ओनली 1 कॉमन होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं हम को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं। भले अभाज्य संख्याएं प्राइम वर्ड यूज करा है, लेकिन भाज्य अभाज्य सभी संख्याएं आप ले सकते हैं। ठीक है, लगातार हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी कुछ भी उठा लो। भाई मैंने कहा कि क्या 3 और 103 ये सह अभाज्य हो सकते हैं, को प्राइम हो सकते हैं? तो आपका आंसर आएगा हां सर हो सकते हैं। इनमें कुछ कॉमन नहीं निकलना है, दोनों में एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं निकलना है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ये आगे कई जगह पे काम आएगा, है ना। नाम पे मत जाइए, कंसेप्ट को समझिए। जैसे ही उन्होंने कहा को प्राइम नंबर, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि केवल एक कॉमन होना चाहिए, सिर्फ एक का भाग जाना चाहिए और किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा कि चलो भैया 55 और 60 क्या ये को प्राइम हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों में 5 का भाग भी चला जाएगा। ठीक है, ये हमेशा जोड़े में चलता है। बहुत अच्छी बात आपने पकड़ी है, ये हमेशा पेयर में रहेगा, ये हमेशा जोड़े में रहेगा। ठीक है, करेक्ट। हाँ, चलें भाई आगे आइए। अब हम आते हैं, अब आप किसके अंतर्गत आ रहे हो, बात समझना ध्यान से। अब हम आ रहे हैं दशमलव के अंदर, डेसिमल के अंदर, है ना। अच्छा, एक इसमें आपको मैं बता दूं कि इसके कुछ अपवाद भी हैं, है ना। कुछ कुछ नंबर्स ऐसे भी आगे आएंगे, हर प्राइम नंबर इसी में आएगा, लेकिन इसके अंतर्गत कुछ कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे आप के की वैल्यू अगर 4 रखोगे तो कभी कभी अपवाद भी आएंगे, है ना। जितनी भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब इस फॉर्मेट में सेट होंगे, लेकिन कुछ संख्याएं रखने पर आपके भाज्य संख्याएं भी हाथ में आएंगी, तो कुछ इसके अपवाद भी हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, अब हम किसके अंतर्गत आ रहे हैं, अब हम दशमलव के अंदर है। अब हम वापस ऊपर आए, हम इसकी पूर्णांक की गहराई में गए 100 फीट अंदर, अब वापस ऊपर आए, अब दशमलव की गहराई में हम जाएंगे, है ना, डेसिमल की गहराई में जाएंगे। इसके अंतर्गत देखते हैं क्या क्या चीजें आती हैं। तो दशमलव 2 हिस्सों में बटे हैं, शांत और अशांत। फिर अशांत 2 हिस्सों में बटे हैं, फिर इसके अंदर परिमेय और अपरिमेय का कॉन्सेप्ट आएगा। अब इसको जरा अच्छे से समझते हैं विद एग्जांपल्स की क्या मतलब है शांत का और क्या मतलब है अशांत का, है ना। देखो, नाम से पकड़ना पड़ेगा। इंग्लिश में टर्मिनेटिंग, हिंदी में शांत। शांत का मतलब यहां पे चुप बैठने से नहीं है, शांत का मतलब है जिसका कोई अंत हो, जो किसी एक जगह पे जाके रुक जाए, अंत आ जाए, उसको कहेंगे शांत। जिसका कोई अंत ही ना आए उसे कहेंगे अशांत। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि भैया 1 में 2 का भाग दो, तो आप कहोगे सर 0.5। मैं कहूंगा 1 में 3 का भाग दो, तो आप कहोगे सर 0.333333। क्या इसका कोई अंत है? ये उदाहरण है शांत का और ये उदाहरण है अशांत का। भावनाएं समझे आप, जो कट पिट के निपट सुलझ जाए, जिसका अंत सुनिश्चित है ना, जो एक सीमा पे जाके रुक जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए, उसको शांत कहेंगे। जो चलता ही जाए, कोई अंत ही नहीं है, उसको क्या कहेंगे? अशांत कहेंगे। तो जैसे मैंने कहा 0.5, ठीक बात है। 0.64, ठीक है। 0.125, ठीक है। इनका अंत है, इससे आगे नहीं है। लेकिन अशांत में क्या होगा? जिनका अंत कभी आए ही ना,
0.33333 और ये अनंत तक जाए। लेकिन फिर आप बोलोगे सर इसमें फिर दो हिस्से दिख रहे हैं, एक रिपीटिंग है और एक नॉन रिपीटिंग है। अब इसके भी दो प्रकार हैं, फिर उदाहरण से समझते हैं। कभी कभी आप देखेंगे जैसे 0.3333 कुछ एक फिक्स पैटर्न रिपीट हो रहा है, इनमें हमेशा एक पैटर्न होगा, एक क्रम होगा, वो रिपीट मारेगा। कभी कभी ऐसा होगा 0.123 123 123 और अनंत तक जाएगा। फिर 0.56 56 56 ये अनंत तक जाएगा। इनमें एक पैटर्न होगा, एक सुंदरता होगी, आपको अच्छा दिखेगा। इनमें कोई पैटर्न नहीं होगा, ये तो कुछ तो भी भागेंगे, है ना, ये ऐसे भागेंगे। 0 कभी कभी होता है ना, कुछ भी आ रहा है 6 7 1 3 5 4 9 2 3 3 4, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, है ना। ना कोई अंत है, ना कोई सुंदरता है, ना कोई पैटर्न है, कुछ भी चल रहा है और ना खत्म होने की बात कर रहा है। ये भी कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन सुंदर है, दिखने में अच्छे लग रहे हैं, पैटर्न है ना, और इनका तो अंत है। क्या तीनों बातें समझ में आई आपके? शांत जिनका अंत है ना, जो एक जगह पे जाके थम जाते हैं, ये दोनों नहीं थमते, लेकिन एक सुंदर है और एक कोई काम का नहीं है अपने। समझ में आई बात? अब इनकी गहराई में चले, है ना। अब यहीं से पता है क्या है, एक बार का कंसेप्ट निकल के आता है। आपने कभी ध्यान दिया है, कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे ये है, इसको हम कह सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। बार का मतलब ही होता है जो बार बार आए। इसको भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में डिटेल में। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 0.125 में 25 के ऊपर बार है, इसको हल करिए, सिखाऊंगा मैं आपको एक ऐसे। लेकिन बार कब लगाते हैं? जब कोई नंबर बार बार आए, तब बार लगाते हैं। जैसे 1 2 3 1 2 3 रिपीट मार रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि भैया 1 2 3 रिपीट हो रहा है। हमने कहा 5 6 5 6 रिपीट हो रहा है, तो 5 6 5 6 रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर बार लगा दो। ऐसा भी होता है, ठीक है। इन पे भी बार लग सकता है, ठीक है, लेकिन मैं आगे आपको अभी बताऊंगा कैसे होगा। जब कोई संख्या बार बार आए तो वो हो जाएगा। क्लियर? अब दो चीजें हम पहले समझते हैं, एक है परिमेय संख्या, एक है अपरिमेय संख्या। वन इज टर्मिनेटिंग एंड वन इज रैशनल एंड वन इज इररेशनल। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, है ना। दोनों बातें ध्यान से सुनना। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q, जिसको भिन्न में लिख सकते हो, फ्रैक्शन में लिख सकते हो, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। जिन्हें भिन्न में नहीं लिख सकते उन्हें आप कहेंगे अपरिमेय संख्याएं। बात समझ में आ रही है? चलो, उदाहरण के तौर पर हमने कहा 3/4, हमने कहा 5/6, हमने कहा 11/115। ऐसे हजारों उदाहरण हो सकते हैं। भिन्न में लिखने जाने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं, है ना। यहां आ जाओ, जिसको भिन्न में नहीं लिखा जा सके, भाई मैंने कहा √2। अब √2 की वैल्यू 1.414 और ये अनंत तक होती है, कुछ नहीं हो सकता। हमने कहा √3। अच्छा, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे 4 है तो 4 को भी तो 4/1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय है ना। भाई √3 है तो √3 का मतलब क्या होता है? 1.732 और अनंत तक जाएगा, है ना। हमने कहा √4। अब √4 की वैल्यू 2 है, 2 का वर्ग है, और इसको 2/1 लिख सकते हैं, तो ये तो P/Q के फॉर्म में हो गया ना। P/Q के फॉर्म में हो गया, मतलब ये क्या है? ये परिमेय संख्या है ना। तो वर्गमूल के अंदर, घनमूल के अंदर आने वाली वो संख्याएं जो किसी परफेक्ट नंबर के, पूर्ण संख्या के वर्ग घन नहीं होते, वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है पाई। अब देखिए, पाई के दो मान होते हैं। एक बात हो गई स्वयं पाई की, एक बात हो गई 22/7 की, और एक बात हो गई पाई का मान 3.14 भी होता है और ये अनंत तक जाता है ना।
पाई अपने आप में तीन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। पहला तो पाई खुद एक संकेत है, एक सिंबल है। पाई का मतलब होता है 22/7। अगर इसको आप भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो 22/7, दशमलव में कन्वर्ट करोगे तो 3.14। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर आपसे बोले कि पाई को कहां रखेंगे, पाई को क्या माना जाए, क्या पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो आपका आंसर आएगा कि भाई साहब पाई का मतलब है एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई का वास्तव में जो मतलब होता है ना, वो होता है 3.14, शायद इसके बाद 1.5 और ये अनंत तक जाता है ना। पाई का एक्चुअल में मतलब ये था, पर क्योंकि इसको लिखने में बहुत तकलीफ होती थी तो गणितज्ञ लोगों ने इसका एक लगभग अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकाली और जिसको हम 22/7 के नाम से जानते हैं। तो आप कहोगे सर पाई का मतलब तो 22/7 होता है और ऐसी संख्या जिसे आप अंश बटे हर में लिख सको वो तो आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन है यहां पे। तो मैं आपको जो समझा रहा हूं समझो, पाई का वास्तव में वैल्यू ये है और ऐसी संख्याएं किस में आती? अपरिमेय संख्याएं में आती है। और ये तो एक लगभग मान है, इसलिए पाई को इसको ज्यादा महत्व नहीं देते, पाई हमेशा इसमें ज्यादा महत्व देते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं पाई की, अगर मैं कहूंगा 22/7 क्या है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है या पाई का मान क्या है, तो वो वास्तव में अपरिमेय संख्या है, इरेशनल है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है? ओके भाई। यस सारस्वत, यहां तक सारी बातें क्लियर हुई आपको? कोई दिक्कत परेशानी? देखो 22/7 एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, सही है। हम 22/7 कहेंगे तो वो परिमेय है, लेकिन पाई क्या है, पाई की वैल्यू क्या है, ये दोनों अपरिमेय है ना। फिर भी समझना है तो फिर आपको रट्टा मारना पड़ेगा। हाँ, 3.14 को लिख सकते हैं? नहीं आशीष, 3.1415 अनंत तक जाता है, तो आप इसको भिन्न में नहीं बदल सकते। आप भिन्न में उसको बदल सकते हो जो एक सीमा पे जाके रुके। भाई मैंने कहा कि 2.45, तो इसके आगे कुछ नहीं, इतना ही है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 245/100। लेकिन 2.456389413125, क्या करोगे? इसका अंत ही नहीं है, आप इसको भिन्न में नहीं लिख सकते, है ना। जिसको भिन्न में नहीं लिखा जा सकता उसको ही अपरिमेय कहते हैं। और उसी को पता है क्या है? अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। क्या शांत दशमलव को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो? हां, शांत दशमलव के अंदर आने वाली हर संख्या अपने आप में क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। रिपीटिंग नंबर्स को भी आप P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये सब भी क्या होंगी? ये सब भी अपरिमेय संख्या, ये सब भी परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। ये बार का सिस्टम है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। इनको कभी आप P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के अंतर्गत आने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ये सब कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। समझ में आई आपके? क्लियर? इन्हें आप फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट दिस नंबर्स इनटू फ्रैक्शंस, बट यू कैन नेवर कन्वर्ट दिस नंबर्स इनटू फ्रैक्शंस। आप इनको भिन्न में नहीं बदल सकते। दैट्स व्हाई दिस ऑल आर अपरिमेय, इरेशनल। ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये दोनों क्या है? परिमेय है। ओके डन। चलो, मेरे ख्याल से टाइम काफी करीब हम पहुंच चुके हैं। आपको आज अब एक छोटा सा काम करना है ना। आपको अब कल यूनिट डिजिट में आपको पढ़ाऊंगा। आपको डेली में जो पढ़ाता हूं उसको आपको रिवीजन करने की आदत बनानी है। दूसरा, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है कि आपको डेली क्लास अटेंड करनी है। आप लाइव देखिए, समय है तो
आपके पास समय नहीं है, आप बाद में रिकॉर्डेड देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लाइव क्लास पढ़े, रिकॉर्डेड पढ़े, सिलेक्शन दोनों से होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप क्लास डेली अटेंड करें, रोज का काम रोज खत्म करें, चाहे लाइव देखें चाहे रिकॉर्डेड देखें। हर लाइव क्लास खत्म होने के बाद माय कोर्सेस के अंदर आपने जो कोर्स लिया है उसके अंदर जाइए, सब क्लासेस उसके अंदर दिख जाएगी। आराम से एप्लीकेशन को खूब छानबीन करो, हर चीज देखो। तो डेली रिवीजन अटेंड, आपको रिवीजन करना है खुद से, डेली क्लास देखनी है, रिवीजन चाहे तो वीडियो से करें। आपको अभी ये कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, ये पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हो, तो आप पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हैं, वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं। जैसा समय आपके पास है, जैसी श्रद्धा भक्ति हो वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लास के खत्म होते रिकॉर्डेड क्लासेस माय कोर्सेस के अंदर मिलेगी, वहां पे आप अच्छे से छानबीन करिएगा। डे टू डे क्लासेस आपको मिलेंगी, क्लासेस की पीडीएफ आपको मिलेंगी। और एक समय पे दो दो क्लास चल रही है, उसका कारण मैं बता चुका हूं कि आपको मैथ्स फाउंडेशन, ये जो क्लास है ये मैथ्स फाउंडेशन का पार्ट है। आपको मैथ्स फाउंडेशन का कोर्स फ्री मिला है, इसीलिए मैथ्स फाउंडेशन की क्लासेस भी आपको दूसरी क्लासों, केवल मैथ्स की क्लास जो है दूसरी क्लास के साथ जो है वेरी करेगी, मतलब ये आप उसको काटेगी। तो आप ध्यान रखें, कोई भी एक क्लास अटेंड करें, एक क्लास आप बाद में रिकॉर्डेड देख लें। ठीक है। अच्छा, दीक्षा जी एक दो दिन जरा आराम से पढ़िए, मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है, दो तीन दिन पेशेंस के साथ बस पढ़िए, आपके सब चीजें क्लियर होंगी। पहले दिन ज्यादा इम्पेशेंट नहीं होना है, खूब घबराना नहीं है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। एक दो दिन में आप कंफर्टेबल हो जाओगे, ऐप का सारा सिस्टम समझ लोगे, सारे टीचर से ट्यूनिंग हो जाएगी, सिस्टम पूरा समझ में आ जाएगा। आज 1 बजे मैं एसएससी, व्यापम, एसआई कांस्टेबल जो नए बैच से चालू है उनसे 1 बजे मिलूंगा। 1 बजे उसमें मैथ्स की मेरी क्लास रहेगी जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगी, तो 1 बजे फिर से मैं मिलूंगा। मैथ्स फाउंडेशन में अपना समय यही रहेगा, हम इसी समय पे मिलेंगे। एक दो दिनों में आप कंफर्टेबल हो जाओगे, घबराओ मत, इतना टेंशन मत लो, नन्ही सी जान पे इतना जोर नहीं डालना है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। पहला दिन है, समझें, पेशेंस से सारी चीजों को समझें, धैर्य रखें, गहरी सांस लें, सुबह सुबह 2-4 दिन योगा करें, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। और अगर इसके बावजूद भी किसी प्रकार की आपको दिक्कत आती है तो मैं आपको हमारी सपोर्ट टीम का सिस्टम समझा देता हूं। आपको कोई डाउट है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, पीडीएफ नहीं खुल रही, ऐप चलाते नहीं बन रही, तो आपको मेल करने की आदत बनानी पड़ेगी। हमारी एक पूरी डेडिकेटेड टीम है, आप support@winnersinstitute.in, कोई भी दिक्कत परेशानी है, टेक्निकल इशू है, इस पर मेल करिए, अपनी समस्या बताइए, टीम आपकी मदद करेगी, आपकी समस्या को दूर करेगी। तो मेल करना है, कॉल नहीं करना है। मुझे इंस्टाग्राम पे, कई लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, सर फलाने फलाने कोर्स की मेरी पीडीएफ मुझे खोलते नहीं बन रही, अब मैं आपको क्या वहां पे मदद करूंगा। तो यहां आप मेल करिए। आप लोग की आदत क्या होती है, सब जगह मेल और मैसेज डाल देते हो, और जहां जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लोग बिठाए उनको कुछ बताते ही नहीं हो। तो आप यहां पे मेल करिए, ये सपोर्ट टीम है, ये आपकी पूरी मदद करेंगी और आपकी हर समस्या को दूर करेंगी, है ना। देखो टेक्नोलॉजी है, आप में से लगभग सब लोग कई किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, कभी कभी कुछ कुछ दिक्कत आएगी, लेकिन उसको दूर करने के लिए हम है ना, तो चिंता नहीं करना है। और कई बार क्या होता है कि आपको एप्लीकेशन के फीचर समझ नहीं आते, आप बेवजह परेशान होते हो, भला बुरा विनर्स को बोलते हो, बाद में पता चलता है कि ऐप चलाते ही नहीं आ रही थी, है ना। तो 1-2 दिन पेशेंस रखिए, सब सीख जाएंगे। जो आपसे कहा है वो सब आपको मिलेगा, जो नहीं कहा है उससे भी ज्यादा आपको मिलेगा। कोई दिक्कत परेशानी आए तो मैं हुई आपके साथ, चिंता नहीं करना है ना। ना संदेह की नजरों से देखना है, ना संदेह करना है, ना टेंशन लेना है, ना जोर डालना है। नहीं समझ में आ रहा है, 1-2 दिन चलाओ, नहीं बने तो मुझे बताओ कि सर मैं खूब पच लिया, हो गया, मुझसे नहीं समझ में आ रहा, मैं बता दूंगा आपको, मैं तो आपसे रोज मिलूंगा ही, है ना। तो आप चिंता ना करें, ना आपके साथ कोई फ्रॉड होगा। कई लोग तो घबराते हैं, फ्रॉड तो नहीं हो गया, पैसा तो नहीं डूब गया, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, है ना। तुम्हारे 200-400 500 1000 1500 लेके कोई कुछ नहीं कर पाएगा, चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं, हर चीज आपको पूरी संभव मदद करेंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी, शानदार होगी, निश्चिंत रहें आप हमेशा। ठीक है, घबराना नहीं है। ओके, ठीक है। और 2-3 दिन पेशेंस रखिए, सब बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलो। तो
तो अभी सेशन खत्म करते हैं। ये मैथ्स फाउंडेशन की नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 2 कल होगी। कल हम यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक पढ़ेंगे। इकाई अंक में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपको दिखा देते हैं। ये इस प्रकार के जो खतरनाक खतरनाक सवाल आते हैं ना, ये कल हम आपको करना सिखाएंगे और आप बोलोगे इतना आसान था ये। 1 बजे एसएससी व्यापम फाउंडेशन एसआई कांस्टेबल के बच्चों से मैं मिलूंगा। 1 बजे अपनी लाइव क्लास रहेगी, लाइव फ्रॉम क्लासरूम, उसमें हम मिलते हैं। मैथ फाउंडेशन आपको फ्री कोर्स मिला है, फायदा उठाइए और ज्यादा परेशान मत करा करो टीचर को, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।